बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण हो जाता है। जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको पुष्प के बारे में बताया था, उससे पिछली कक्षा में मैंने आपको पत्ती के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको बच्चों पौधे के विभिन्न अंगों के रूपांतरण के बारे में बताऊँगा। क्योंकि पौधे जो होते हैं उसमें विभिन्न अंग होते हैं, वो सारे अंगों के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक एक करके। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि वो अंग जो होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं भोजन के रूप में। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पौधे के अंग विशेष कार्यों के अनुसार कई बार रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे जड़ों एवं तनों द्वारा भोजन संग्रह करना अथवा कमज़ोर तनों द्वारा आरोहण आदि के कार्य किए जाते हैं। तो देखिए हम एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, भोजन संग्रहण के लिए जड़ों में रूपांतरण। सबसे पहले हम देखेंगे जड़ें। पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका रूपांतरण हो जाता है और उनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने घर या विद्यालय के उद्यान में गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर के बीज हम बोएं। मतलब कह रहे हैं कि इनके बीजों को लाना है और विद्यालय के उद्यान में या प्रांगण में इनको बो देना है। 1 माह बाद इनके अंकुरण से बने जड़तंत्र का अध्ययन करना है, यानी जो अंकुरण हो जाएगा इनका और उसके बाद जड़तंत्र का निर्माण होगा और उसका हमको क्या करना है बच्चों, अध्ययन करना है। और इन पौधों का कक्षा में लाकर इनकी जड़ों का विस्तार से अध्ययन करें। कहने का मतलब क्या है कि आपने आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में गाजर, मूली, शलजम ये खेती की जाती है बच्चों। कभी आपने इनकी जड़ों को देखा कि पहले किस प्रकार से होती हैं और धीरे धीरे किस प्रकार से रूपांतरित होती चली जाती हैं। इनकी प्राथमिक जड़ में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए, एक सी प्राथमिक जड़ होती है और वही प्राथमिक जड़ धीरे धीरे क्या होती है, ये सभी मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं। होता क्या है, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़ हमने आपको बताई थी कि जड़ों को 2 भागों में बांटा जाता है, मूसला जड़ में और अपस्थानिक जड़ों में। तो मूसला जड़ जो होती है ये क्या है, जो गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, ये सभी मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण है। क्योंकि देखिए, मूसला जड़ जो होती है उसकी प्राथमिक जड़ होती है और वही प्राथमिक जड़ उसमें से फिर द्वितीयक जड़ें निकलती हैं और उसी में से तृतीयक जड़ें निकलती हैं बच्चों। तो जो प्राथमिक जड़ होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, रूपांतरित होती चली जाती है। और इन जड़ों के आकार को ध्यान से यदि देखेंगे तो क्या होगा, गाजर की जड़ ऊपर की ओर मोटी होती है, यानी गाजर की जो जड़ है वो ऊपर की ओर, तो ये क्या होती है, जड़ी होती है बच्चों ज़मीन के नीचे। तो ये ऊपर से मोटी और नीचे से बहुत ही पतली होती है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं शंकु रूप, क्योंकि शंख की तरह हो जाती है, इसीलिए इसको शंकु रूप कहा जाता है। इसी प्रकार से जो मूली की जड़ होती है वो ऊपर और नीचे दोनों की ओर से पतली हो जाती है, मतलब ऊपर भी पतली नीचे भी पतली, ठीक है। लेकिन गाजर में क्या होता है, ऊपर मोटी और नीचे पतली, इसीलिए इसे शंकु रूप कहते हैं। लेकिन ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से ये पतली होती हैं, इसीलिए इसको तर्कु रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तर्कु रूप बोला जाता है। शलजम की जड़ें घड़े जैसी होती हैं। देखिए शलजम है, ये घड़े जैसा लग रहा है, तो इसीलिए इसको कुंभी रूप, क्योंकि कुंभ मतलब घड़ा, तो इसको कुंभी रूप कहते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं कितने रूपों में जड़ों का रूपांतरण हो रहा है, यानी मूसला जड़ हैं ये सारी। लेकिन ये मूसला जड़ जो है कई रूपों में रूपांतरित हो रही हैं, तर्कु रूप में भी हो रही हैं, शंकु रूप में भी हो रही हैं और कुंभी रूप में भी हो रही हैं, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे, इसी प्रकार डहेलिया और शकरकंद की जड़ों को एकत्रित करें और इनकी जड़ों में क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं। डहेलिया और शकरकंद की जड़ें बच्चों भोजन एकत्र होने से फूलकर कंद में बदल गई हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डहेलिया की जड़ें देखेंगे और शकरकंद की जड़ें देखेंगे तो ये क्या हो रही हैं, फूल गई हैं ये सब, ये मोटी होती चली जा रही हैं, यानी कंद में बदल गई हैं ये सब, ठीक है। फूल कर यानी मोटी होकर फूल कर ये किस में बदल गई हैं, कंद में। डहेलिया की पुलकित एवं शकरकंद की कंदिल जड़ें अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। कहने का मतलब क्या होता है
यहाँ पे कोई मूसला जड़ नहीं होती है। यहाँ पर क्या होती हैं, इसी से ही बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें निकली हुई हैं, लेकिन यही कहीं कहीं पर अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, कंद में बदल जाती हैं या फूल जाती हैं, फूल कर कंद में बदल जाती हैं बच्चों। तो इसलिए डहेलिया की पुलकित एवं शकरकंद की कंदिल जड़ें अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। तो इनको बोलते हैं कंदिल जड़ें, ठीक है, और इसको बोलते हैं पुलकित जड़ें। क्या बोलते हैं, पुलकित जड़ें बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पुलकित में और इनमें थोड़ा सा अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो जड़ें हैं ये सब ऊपर से यहाँ से निकल रही हैं, मेन जो है ऊपर तने से सेम डायरेक्ट, तो इसीलिए इनको पुलकित कहा गया है। और यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर देखिए ये अलग अलग जगह से यहाँ से निकल रही हैं, तो ये हो गई कंदिल जड़ें। तो ये डहेलिया की और इसकी दोनों की शकरकंद की जड़ों में इनको अलग अलग उदाहरण है ये हमारे, लेकिन हैं ये दोनों अपस्थानिक जड़ों के ही उदाहरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि की जड़ों को हम खाते हैं। इनकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनमें इकट्ठा होता है, ठीक है। और पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस संचित भोजन का उपयोग करते हैं। देखिए अब ये जितनी भी पौधे की पत्तियां होती हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाती हैं और उसका क्या करती हैं, उस भोजन का इस्तेमाल खुद भी करती हैं अपनी वृद्धि के लिए, और इसके अलावा वो कहीं ना कहीं संचित होता रहता है, यानी उसका भंडारण होता रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ जड़ों में भंडारण हो रहा है, यानी जड़ों के अंदर ये जो भोजन है पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया है वो संचित हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमने कई तरह के इनके रूपांतरण देखे, तरकु रूप देखा, शंकु रूप देखा, और हमने क्या देखा, हमने देखा बच्चों कुंभी रूप। इसके अलावा कंदिल और पुलकित जड़ें डहेलिया की डहेलिया में हमने देखी बच्चों पुलकित जड़ें, और शकरकंद में हमने कैसी देखी, कंदिल जड़ें देखी, ठीक है। इसी प्रकार से भोजन संग्रहण के लिए तनों में भी रूपांतरण होता है, ठीक है। तो तनों में रूपांतरण भी होता है बच्चों, तनों में भी रूपांतरण होता है। कैसे होता है, जैसे आलू, अदरक तथा अरवी को लेकर इनका निरीक्षण करें। क्या दिखाई देता है, भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं, इसे स्तंभ कंद कहते हैं। और इसी तरह अदरक, अरवी में भी भोजन एकत्रित होता है। ये सभी भूमिगत तनों के उदाहरण हैं। देखिए हमने तने भूमि के ऊपर देखे हैं बच्चों, लेकिन कुछ तने ऐसे होते हैं जो भूमि के नीचे होते हैं, तो इसीलिए इनको भूमिगत तनों का उदाहरण भी कहा जाता है। कौन कौन से, आलू, अदरक, अरवी, ठीक है। तो आलू आप देख रहे हैं ये, और इसके अलावा आलू इस प्रकार से लगता है ज़मीन में, ठीक है, नीचे जड़ों में लग जाता है। तो ये सब भूमिगत तने हैं। ये आलू का कंद जो है आप देख रहे हैं इस तरह से तैयार हो जाता है, और अदरक इस प्रकार से तैयार होती है बच्चों, और अरवी का घनकंद। तो स्तंभ कंद आलू का होता है, अरवी का क्या होता है बच्चों, घनकंद होता है, और अदरक का क्या होता है, प्रकंद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आलू का स्तंभ कंद, ठीक है, आलू का क्या है, स्तंभ कंद है, और इसके अलावा अरबी का घनकंद है, और अदरक का प्रकंद होता है, ठीक है। तो ये इनके उदाहरण हैं आपके तनों के रूपांतरण के, भूमिगत तनों के। आगे देखिए, तने को सहारा देने के लिए भी रूपांतरण होता है कुछ जड़ों का। तो यहाँ पर देखिए मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से क्या होती हैं, मजबूत और मोटी होकर तने को सहारा देती हैं। तो यहाँ पर गन्ने में देखिए आप ऊपर से जड़ें निकलती हैं और ज़मीन में जाके इस प्रकार से पूरे गन्ने को सहारा देती हैं। बरगद में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बरगद के अंदर ये इतनी बड़ी बड़ी जड़ें हो जाती हैं जो कि बहुत सारी जड़ें पूरे बरगद के पेड़ को सहारा देती हैं। इसी तरह केवड़ा के अंदर भी बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। तो कहने का मतलब ये तने को सहारा देने वाली जड़ें होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है तने को सहारा देने के लिए जड़ों में रूपांतरण होता है। तो हमने जड़ों में रूपांतरण देखा था, भोजन के रूप में हम जड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जड़ें
क्या कर रही हैं, पेड़ को सहारा भी दे रही हैं। अब आरोहण के लिए रूपांतरण होता है। क्या सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते बच्चों, कोमल होते हैं। कुछ पौधे कमज़ोर तने वाले होते हैं, जैसे कि कद्दू, तुरई, लौकी के तने कहाँ होते हैं, बहुत मुलायम, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो अब आप देखेंगे कमज़ोर तने से पतली पतली धागे नुमा संरचनाएँ निकली होती हैं और इन्हें प्रतान कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतान। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से गोल 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 निकली होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रतान। क्या बोलते हैं, जैसे कद्दू का जब आप देखेंगे बेल तो उसमें बहुत सारे प्रतान इस तरीके से निकले होते हैं और ये दीवार में चिपक जाते हैं, और इसकी बेल जो होती है वो पूरी दीवार पर और पूरी छत पर या कहीं पर भी आप डालेंगे धीरे धीरे चढ़ती चली जाती है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, प्रतान बोलते हैं। इसी प्रकार अंगूर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आधार के चारों ओर लिपटकर आरोहण में सहायता करती हैं। आरोहण मतलब एक तरह से फैलने में सहायता करती हैं। जैसे अंगूर है, मटर है, इन सब में क्या होते हैं, प्रतान पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तुरई आपने देखा होगा, तुरई के अंदर बहुत सारे प्रतान होते हैं इस तरीके से। देखिए कितने सारे प्रतान लगे हुए हैं, ये सब दीवार में चिपक जाते हैं। कहीं पे जहाँ इनको सहारा मिलता है चिपकने का, कहीं आप देखें ग्रिल में या किसी खम्भे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, ये कहीं तार होगा तो उसके ऊपर भी ये चढ़ जाते हैं, और इस पे आप इस तरह से जो है ये पूरे के पूरे तने को सहारा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा पौधों के आरोहण के लिए भी रूपांतरण हो रहा है जड़ों का। तो किस प्रकार से यहाँ पे रूपांतरण हो रहा है जड़ों का, ये आपने देखा, तने का रूपांतरण देखा, और आपने जो है भोजन के रूप में जड़ों का किस प्रकार से रूपांतरण हो रहा है, और जड़ों का सहारा देने के लिए किस प्रकार से रूपांतरण हो रहा है, और आरोहण के लिए भी रूपांतरण हो रहा है। तो इस प्रकार से पौधों में विभिन्न अंगों में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को बच्चों हम पढ़ चुके हैं, और इस पूरी इकाई में पढ़ने पे हमने क्या सीखा ये मैं आपको एक बार छोटा सा बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। देखो, जीवों में पोषण होता है, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रजनन आदि जैविक क्रियाएं होती हैं, ये सब लोग हम सीख चुके हैं बच्चों। सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, जबकि निर्जीवों में जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, इसके बारे में हमने जानकारी ली इस चैप्टर में, जिसमें सभी जैविक क्रियाएँ होती रहती हैं। कुछ जीव एक कोशिक होते हैं, जैसे अमीबा, एगुलीना बच्चों, और कुछ जो होते हैं बहुकोशिक होते हैं, जैसे केचुआ, मनुष्य और आदि। एक कोशिक जीव कैसे जीव होते हैं, जो एक कोशिका से बने होते हैं। बहुकोशिक कैसे होते हैं बच्चों, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम लोग हैं, केचुआ है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा कशेरुकी जंतुओं के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था। ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे मेंढक है, मनुष्य है, गाय है। ठीक है, और एक ऐसे जंतु होते हैं जिनमें अकशेरुकी जिनको कहा जाता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे केचुआ, जोंक, मकड़ी आदि। पुष्पी पौधों की हमने बात की थी, जिसमें आम है, नीम है, टमाटर है, इनमें फूल लगते हैं। और कुछ पौधे ऐसे बात की थी हमने अपुष्पी पौधे, जैसे कवक, शैवाल और मांस, जिनमें फूल नहीं लगते। आकार के आधार पर हमने पौधों को शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में देखा है यहाँ पर, और आयु के अनुसार हमने 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय पौधों में भी यहाँ पे पढ़े। इसके अलावा हमने क्या किया बच्चों, पौधों का वायवीय भाग, प्ररोह तंत्र तथा ज़मीन के अंदर के भाग यानी कि जड़ तंत्र के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने ये सब कुछ पढ़ा। देखिए, अगले लेक्चर में है बच्चों हम लोग पूरा अभ्यास इसका करेंगे। और देखिए, हाँ, और भी कुछ चीज़ें हमने इसमें क्या पढ़ी। पुष्प पौधों के आकर्षक अंग होते हैं, जिसमें सामान्य तौर पर बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर ये मुख्य भाग होते हैं इसके। गाजर, मूली, शलजम की जड़ें भोजन संग्रहण के कारण फूल जाती हैं। गाजर शंकुरूप होता है, मूली तर्करूप और शलजम कुंभीरूप होता है। आलू, अदरक तथा अरबी भूमिगत तनों के रूपांतरण के उदाहरण हैं बच्चों। प्रतान कमज़ोर तनों को आरोहण में सहायता करते हैं। तो ये तमाम जानकारी पूरे इस चैप्टर में हमने ली। अगले जो है लेक्चर के अंदर हम लोग अभ्यास करेंगे इसकी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई यदि आपके मन में सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें बच्चों। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।